नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएमओ के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है। पीएमओ ने पीएम के हवाले से ट्वीट किया, राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इन तीनों राज्यों में बिजली गिरने से 68 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मैक्लोडगंज के पास भागसुनाग में नाले में उफान आने पर सड़क पर पानी का तेज बहाव आ गया, जिससे पार्किंग में गाड़ियां बह गयी। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। इस घटना से लोगों में दहशत है। जिला कुल्लू में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई है। सोमवार तड़के से ही हो रही भारी बारिश से जिले का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक पालमपुर में 160 मिलीमीटर और धर्मशाला में 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोरोना संकट के बीच ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाला जा रहा है। महामारी के प्रसार के खतरे को देखते हुए इस बार भी रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। यात्रा में सिर्फ मंदिर परिसर से जुड़े लोग और कुछ अन्य गिने चुने लोग के शामिल होने की इजाजत है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले मंगला आरती में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट सामने आने के बाद घमासान मचा है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी अब इसमें उतर गई है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने योगी सरकार के जनसंख्या कानून का समर्थन किया है। जनसंख्या कानून का मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा विरोध करने और संतान को अल्लाह की देन बताए जाने पर महंत नरेंद्र गिरि ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से सवाल किया कि आखिर बच्चा पैदा करने में अल्लाह की क्या देन है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज में भले ही 3 महिलाओं से विवाह करने की छूट हो, पर तीनों के बीच 2 ही बच्चे पैदा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को पकड़े गए 2 आतंकियों के बाद प्रदेश को अलर्ट जारी कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के साथ साथ शहर के प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिरों में प्रवेश से पूर्व श्रद्धालुओं की सघन चेकिंग की जा रही है। यूपी एटीएस के द्वारा लखनऊ में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इसमें यूपी एटीएस और पुलिस को 2 आतंकी हाथ लगे। अन्य आतंकियों को पकड़ने के लिए यूपी एटीएस के साथ साथ खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गए हैं। आतंकी पकड़े जाने के बाद कान्हा की नगरी मथुरा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं मथुरा और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और भगवान बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ अन्य प्रमुख मंदिरों पर भी सुरक्षा कर्मी अपनी नजर बनाए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद फिर से जनता दरबार शुरू कर दिया है। सोमवार 12 जुलाई को पटना में एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास के पास नई जगह पर जनता दरबार लगाया गया। हालांकि बीच में साउंड सिस्टम में खामी के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को टोका तो इसे फौरन दुरुस्त कर लिया गया। कोरोना वायरस के चलते सोशल प्लेटफॉर्म पर सीएम नीतीश के जनता दरबार का लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस दौरान कई फरियादियों ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर अपनी समस्याओं की गुहार लगाई। आज इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, वित्त, श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतें सुनी गई। बिहार का तापमान इस वक्त भले ही कम हो, लेकिन सियासी पारा रोज बढ़ रहा है। दिल्ली में नेताओं की भेंट मुलाकात में सियासी हलचल और बढ़ा दी है। ताजा मामला राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, श्याम रजक एवं मनोज झा के बीच सियासी मुलाकात है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा रविवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले। इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि रजक शनिवार को चिराग पासवान से मिले थे। श्याम रजक और मनोज झा की लालू यादव के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इससे पहले श्याम रजक कांग्रेस की नेता मीरा कुमार,
और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से भी मिले थे। देश में जहां विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे कम होती जा रही है, वहीं महाराष्ट्र के 15 जिलों में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने राज्य और केंद्र सरकार की चिंता फिर बढ़ा दी है। अभी देश में सबसे अधिक कोरोना के मरीज इसी राज्य के हैं। कई राज्यों में आज से जहां लॉकडाउन की सख्ती से छूट मिल रही है, वहीं महाराष्ट्र और केरल में मरीजों की संख्या ने राज्य सरकार को एक बार फिर से उन जिलों में सख्ती बढ़ाने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है जहां संक्रमण फैल रहा है। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्यों ने कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को शिथिल कर दिया है। अनलॉक की घोषणा के बाद जिन राज्यों में लॉकडाउन से छूट मिली है, वहां बाजारों में, दुकानों में, पर्यटन स्थलों में एक बार फिर से काफी भीड़ दिखाई देने लगी है। लोगों की बढ़ती भीड़ और मास्क न पहनने की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में पत्रकार परिषद आयोजित कर इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन सरकार के मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में खुफिया विभाग के जरिए कांग्रेस के नेताओं की जासूसी करवाई जा रही है। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र का खुफिया विभाग कांग्रेस के नेताओं पर नजर रखे हुए है और उनकी हर मीटिंग की रिपोर्ट रोज सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री के पास पहुंच जाती है। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय शरद पवार की पार्टी एनसीपी के पास है। नाना पटोले ने कहा कि अगर वे रात को 3 बजे भी मीटिंग लेते हैं तो भले ही उसकी खबर मीडिया में न आए, लेकिन मुख्यमंत्री तक उसकी सारी जानकारी पहुंच जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है।